नमस्कार। इजी लर्निंग ट्री जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए अजय की लिखी कहानी छाया। मैंने बहुत फांसियां देखी हैं, उन्हें देखने का आदी सा हो गया हूं। जब मेरी ड्यूटी फांसी पर लगती है तब मुझे घबराहट नहीं होती, मेरा जी नहीं मिचलता। अपना काम पूरा करता हूं और खुशी खुशी चला आता हूं। दूसरी बार मुझे उसका ख्याल भी नहीं होता। जैसा कहानियों में होता है, चलते चलते ठिठक जाऊं, खाना खाते खाते चौंक कर देखने लगूं कि हाथों में खून तो नहीं लगा है, सोते सोते स्वप्न में चिल्ला उठूं। ये सब मुझे न होता है, न कभी हुआ है। हाँ, उस एक फांसी की याद मेरा भी दिल हिला देती है। इसीलिए नहीं कि उसमें कोई खास बात थी, नहीं, वह भी और फांसियों की तरह एकदम मामूली फांसी थी। पर उसके पहले और बाद की एक दो घटनाएं ऐसी थीं, और वह कैदी जो उस दिन फांसी देखने के लिए भेजा गया था, उसके मुंह के भाव शायद और फांसियों की तरह मैं उस फांसी को भूल जाता, लेकिन उस कैदी की याद एकदम फांसी की याद दिला देती है। कैदी की फांसी की और उन एक दो घटनाओं की कहानी एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है कि एक का ध्यान आते ही सारी कहानियां आंखों के सामने फिर जाती हैं। और उस लड़की के पत्र की, उस बेंत लगने के नजारे की और उस कैदी के गाने की याद मेरे आगे नाच उठती है। आसन तलेर माटिर परय लूटिए रब, तोमार चरण धूलाए धूलाए धूसर हब। 22 साल से जेल में वार्डरी करता हूं, लेकिन ऐसी बात कभी नहीं देखी थी। और बार्डरों की तरह मैंने भी सब बदमाशियां की हैं। कैदियों को सिगरेट, तंबाकू, सुल्फा, गुड़ सब कुछ ला कर देता हूं। चिट्ठी भी अंदर बाहर पहुंचा देता हूं। मशक्कत में भी गड़बड़ कर देता हूं। नब्ज देखकर कैदियों की हर तरह से मदद करता हूं, लेकिन पैसा लेकर। बिना पैस गांठे कभी किसी को एक बीड़ी तक नहीं दी। लेकिन उसकी आंखों में, आवाज में कुछ जादू था। मैं उसका सब काम बिना कुछ लिए कर देता था, और काम भी छोटा मोटा नहीं, दफ्तर से चिट्ठियां तक चुरा लाता था। मेरी औरत जेल की मेट्रन है। औरत होने की वजह से वह मुझसे ज्यादा गड़बड़ करती रहती है, लेकिन वह जब मेरी करतूतें सुनती तब घर में रार मच जाती। इतने बड़े काम और एक पैसा भी नहीं, किसी दिन फंस जाओगे तो दोनों को सड़कों पर भूखे भटकना पड़ेगा। कभी कभी 10-10 दिनों तक एक दूसरे से बोलने की नौबत ना आती। मैं वायदे करता आगे से कभी ऐसा न करूंगा, लेकिन फिर जब वह मुझसे कुछ काम कहता, मैं भेड़ बकरी की तरह दुबक कर चुपचाप कर देता। जब वह खुश होकर कहता, मंगतू तुम्हारा कर्जा कैसे चुकाऊंगा, तो मैं निहाल हो जाता, मेरी बाँछें खिल जाती। उस दिन फिर मेरी और मेरी घरवाली की लड़ाई हो रही थी। उसी वक्त हेड वार्डर ने आकर बुलाया। मैट्रन, हम दोनों बाहर चले आए। मैंने पूछा, क्या है? वह बोला, एक औरत हवालात में आई, खून के मामले में, उसे बंद करना है। मैट्रन जेल के भीतर चली गई। मैंने हेड वार्डर से पूछा, कैसी औरत है? मैंने देखी नहीं, कहते हैं इन्हीं बमबाजों में से है। पिस्तौल से 3 आदमी मार दिए और 4 जख्मी किए, फिर पकड़ी गई। नाम क्या है? सुषमा या सुषमा, ऐसा ही कुछ है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि उसका असली नाम कुछ और है। मुझे दिलचस्पी बहुत हुई, लेकिन जनाने वार्ड में तो जा नहीं सकता। मैंने सोचा, वह वापस आएगी तो उससे पूछूंगा। पर 8 बज गए, वह नहीं आई। मैं अंदर अपनी ड्यूटी पर चला गया। मेरी ड्यूटी चक्कियों पर थी। सबसे पहली जो कोठरी थी, उसमें वह कैदी रहता था। सारे जेल में वही एक पॉलिटिकल कैदी था। वैसे तो और भी पॉलिटिकल बहुत थे, लेकिन वे पिकेटिंग में 3-3, 6-6 महीने की सजा लेकर आए थे और दूसरी तरफ बैरकों में रहते थे। वही अकेला था जिसे 10 साल की सजा हुई थी। मैंने सुना था उसने कई खून किए हैं, मगर सुल्तानी गवाह के पलट जाने से सबूत नहीं मिला, इसीलिए सजा 10 ही साल रह गई। कुछ हो, वह बड़ा शांत आदमी था और अपनी धुन में मस्त रहता था। एक बार मैंने उससे पूछा, अरुण बाबू, ये सब चिट्ठियां विट्ठियां जो तुम मंगवाते हो, सो किस लिए? तो वह हंसकर बोला, मेरे 10 से 15 साल हो जाएंगे, लेकिन एक बार सरकार की नाक में दम कर दूंगा। मैंने बहुत पूछा, समझा कर कहो, पर वह हंसता ही रहा और कोई जवाब नहीं दिया। उसी की कोठरी के बाहर मैं बैठ गया। वही मेरी ड्यूटी थी। जेल की ड्योढ़ी में 9 बजे तो मैंने सोचा, अभी 2 घंटे और बैठना पड़ेगा,
इसी सोच से बढ़ता न जाने कहां कहां के चक्कर लगा आया। ये नौकरी कैसी बुरी है। 18 रुपये के लिए सोना तक हराम हो गया है। इससे अच्छा होता कहीं स्टेशन पर कुल्लीगिरी करता, पर उसमें भी तो रात की गाड़ियां देखनी पड़ती। कहीं तांगा चलाया करता, दिन भर की सैर होती और रात को मजे से घर आकर सोता। इस नौकरी में ऊपर के 8-10 मिलते हैं, उसमें भी मिल ही जाते, और इतनी चोरी ऐसी लुक छिप न करनी पड़ती। और न जाने ऐसी कितनी अनाप शनाप बातें सोचता रहा। एकाएक मैं चौंका। दूर पर कोई औरत गा रही थी। गा क्या रही थी, एक बड़ी लंबी तान लगा रही थी। उस आवाज में कितनी मिठास, कितनी कसक थी। मैंने ध्यान से सुना, आवाज जनाने वार्ड से आ रही थी, पर पहले तो वहां कोई गाने वाली नहीं थी। ये वही सुषमा या सुषमा है, पर उस गाने से मानो आकाश भर गया था। मैं कुछ सोच नहीं सका, चुपचाप सुनने लगा। वेदी तेरी पर मां, हम क्या शीश नवाए, तेरे चरणों पर मां, हम क्या फूल चढ़ाएं। लोह मुकुट है सिर पर, पूजा को ठहरे मां, या समर क्षेत्र में जाए। लय टूट गई। मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो धरती एक बार बड़े जोर से कांपकर रुक गई हो। मैं चुप बैठा रहा, शायद इसी आशा में कि वह फिर गाएगी, और मुझे निराश भी नहीं होना पड़ा। गाना फिर शुरू हुआ, पर पहले और इसमें कितना फर्क था। पहला था मानो खुशी से भरा हुआ, उछलता हुआ चला जा रहा हो, और यह दबे हुए दर्द से, जलन से भरा हुआ, मानो एक गरीब की आह लंबी होकर एक तान हो गई हो। तन में मेरे चरणों की मैं धूमिल धूलि रमाए, मन में तेरे सुख की आभा की मैं याद बसाए। तुझे खोजती कहां कहां पर भटकी मारी मारी, पर निष्ठुर तू पास न आया, मैं रो रो कर हारी। मेरी जान तड़प गई, मैं और सुन नहीं सका। कुछ बोलने को जी चाहा। मैंने पुकार कर कहा, अरुण बाबू सुनते हो? लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने समझा अरुण बाबू सो गए होंगे। चुप होकर बैठा रहा। वह तान फिर आई, पहले से भी अधिक ऊंची। उफ! आज लगा जब मेरा पिंजरा उसी व्यथा से जलने, तब तू आया उसी राख को पैरों तले कुचलने। भूला भूला रहता मैं भी समझा लेती मन को, क्यों बिखराया फिर तूने आ गरीबिनी के धन को। आह ठंडी हो गई। मैंने कहा, अरुण बाबू। कोई जवाब नहीं आया। आई कहीं से धीरे धीरे रोने की आवाज। मैंने कोठरी के पास जाकर देखा। वह कैदी दोनों हाथों से सीखचे पकड़े, उन पर सिर रखे सिसक सिसक कर रो रहा था। अचंभे में आकर कहा, क्या बात है अरुण बाबू? उसने मुंह फेर लिया। मैंने फिर कहा, छेह अरुण बाबू, इतने बड़े होकर रोते हो? वह चुप हो गया। 5-7 मिनट चुप बैठा रहा, फिर बोला, मंगतू ये कौन गा रहा था? मैंने जवाब दिया, एक नई औरत आई है हवालात में। सुना है उसने 3 पुलिस वालों को गोली से उड़ा दिया है। फिर मैंने जो कुछ उसके बारे में सुना था सब बता दिया। 2-1 मिनट चुप रहकर वह बोला, उसका नाम क्या है जानते हो? सुषमा या सुषमा, कुछ ऐसा ही है। उसने धीरे से कहा, सुषमा, और चुप हो गया। मैंने पूछा, अरुण बाबू उसे जानते हो क्या? उसने तो कुछ देर जवाब नहीं दिया, फिर बोला, वह मेरी बहन है। मैंने कहा, जभी तो क्या? इसका जवाब मुझे खुद भी नहीं मालूम था। इतना कह चुकने के बाद मेरी ओर कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। उसी ने फिर पूछा, मंगतू तुम मैट्रन को जानते हो? मैंने कुछ हंसकर कहा, हाँ, क्यों? हंसते क्यों हो? कुछ नहीं, वह मेरी घरवाली ही है। अच्छा, तो मेरा एक काम करोगे क्या? एक चिट्ठी उसे पहुंचानी होगी। मैंने चौंक कर कहा, मैट्रन को? नहीं, उस सुषमा को। इसका जवाब देने के पहले मैं कुछ देर सोचता रहा। उससे जब कहूंगा चिट्ठी पहुंचा दो तो वह क्या कहेगी? आगे ही लड़ाई होते होते बची थी, पर मैं इनकार भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा, काम तो जोखिम का है मंगतू, यह काम तुम्हें जरूर करना पड़ेगा। मैं जन्म भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। अच्छा, तुम लिख कर दे दो। उसने अंधेरे में ही चक्की के नीचे से एक कागज का टुकड़ा और एक पेंसिल निकाली और कुछ लिखकर मुझे दे दिया। मैंने चुपके से उससे कागज लेकर जेब में रखा और अपनी जगह जाकर बैठ गया।
सोचता रहा कि कैसे काम करना होगा। आखिर 11 भी बज गए। दूसरा वार्डर आ गया। मैं उठकर घर पहुंचा। वह चटाई बिछाए बैठी थी। मुझे देखकर बोली, खाना रखा है, जल्दी से खा लो। मैंने चुपचाप खाना खाया, फिर जाकर बिस्तर पर बैठ गया और हुक्का पीने लगा। मेरी ओर देखती हुई बोली, अब सोओगे भी या सारी रात गुड़गुड़ी बजाओगे? मैंने कुछ एक और सरक कर कहा, यहां आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। वह चारपाई पर मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, क्या? वह जो नई हवालातिन आई है, सुषमा, वह गजब का गाती है। उसने भवें तान कर कहा, तुमसे मतलब? मैंने देखा बिस्मिल्लाह ही गलत हुआ। बात बदल कर बोला, यूं ही आज 2 रुपये गांठे हैं। यह कहकर मैंने धीरे से जेब में रुपये खनका दिए। देवी कुछ शांत हुई, बोली, कैसे? उसी पॉलिटिकल ने दिए हैं, एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए, पर वह काम तुम्हें करना होगा। क्या? इसी सुषमा को एक चिट्ठी पहुंचानी है। कहते हुए मैंने चिट्ठी जेब से निकाल ली। उसने एक बार तीखी नजर से मेरी ओर देखा, फिर चिट्ठी मेरे हाथ से लेकर पढ़ने लगी। मैंने कहा, यह क्या करती हो? किंतु टोकते टोकते मुझे खुद भी पढ़ने की चाह हुई। मैंने झुककर पढ़ा। सिर्फ 2-3 सतरें लिखी हुई थीं। बहिन सुषमा, तुम्हारा गायन सुनकर मुझे कुछ याद हो आया। तुम शारदा को जानती हो और उस नाव की दुर्घटना को? अरुण। बाईं ओर कोने में लिखा था, वाहक विश्वस्त है। पत्र पढ़कर देवी का कोप कम हो गया। पहुंचा दूंगी, पर समझ में तो कुछ आया नहीं। मैंने कहा, समझकर क्या करोगी? जिनका काम है वे जाने, पर सवेरे ही पहुंचा देना। शायद जवाब भी। सवेरे उठते ही वह भीतर चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। मैंने पूछा, क्यों? उसने बिना जवाब दिए वही चिट्ठी लौटा दी। उसके एक कोने में लिखा था, सुषमा शारदा को जानती है और उस दुर्घटना को भी। विस्तार फिर। मैंने कागज जेब में रख लिया। वह बोली, दाम के हिसाब से काम तो कुछ भी नहीं था। मैंने मन ही मन हंसकर कहा, इससे हमें क्या मतलब, हम अपना काम पूरा करते हैं। कहकर मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला। कोठरियां खोलकर कैदियों को बाहर कारखानों में पहुंचाना था। सब कोठरियां खोलकर मैं उसकी कोठरी पर पहुंचा। दरवाजा खोलकर मैंने कहा, अरुण बाबू, चलो कारखाने में। कहते कहते मैंने वह चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। उसने कहा, आज तबीयत ठीक नहीं, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। तो फिर डॉक्टर को रिपोर्ट करनी होगी। कर दो, वे अभी यहां आएंगे। कहकर मैंने आंख से इशारा किया। वह बोला, हां हां, आने दो, और मुस्कुराया। मुझे तसल्ली हो गई कि उसने इशारा समझ लिया है। मैं कोठरी बंद कर डॉक्टर को बुलाने चला गया। जब मैं डॉक्टर के साथ वापस आया तब वह कुछ चबा रहा था। हमें देखकर जल्दी से निकल गया। मैंने मन ही मन कहा, ठीक है, चिट्ठी तो गई। डॉक्टर ने कैदी से कहा, जबान दिखाओ। कैदी ने जबान निकाल दी। डॉक्टर उसे देखने को झुका और बहुत धीरे धीरे बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कैदी ने मुस्कुराकर उसी तरह धीरे धीरे उत्तर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, और होता भी तो। मैं मुंह फेर कर हंसा। डॉक्टर बोला, कैदी बीमार नहीं है, बहाना करता है, साहब को रिपोर्ट करो। कहकर वह चला गया। मैंने कहा, अरुण बाबू, तुमने अच्छा नहीं किया। उसने हंसकर जवाब दिया, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। आधे घंटे के बाद हेड वार्डर और डिप्टी के साथ साहब आए। उन्हें देखकर कैदी उठा नहीं, वहीं बैठा रहा। साहब ने पूछा, काम पर क्यों नहीं जाता? उसने शांत भाव से उत्तर दिया, तबीयत ठीक नहीं है। साहब ने कहा, 20 स्ट्राइप्स, और चले गए। जाने पर मालूम हुआ कि 20 बेंत का हुक्म दे गए हैं। हेड वार्डर उसे उसी वक्त ले गए। मैं सुन्न हुआ अपनी ड्यूटी पर बैठा रहा। आधे घंटे बाद वह वापस आ गया। शरीर पर सिर्फ एक लंगोट, वह भी लहू से भीग रहा था। हाथ में अपने कपड़े लिए अकड़ता हुआ आया और कोठरी में चला गया। हेड वार्डर ने कहा, बंद कर दो। वह हंसकर बोला, काम पर तो नहीं गया। हेड वार्डर चला गया।
मैं अपनी जगह जाकर बैठ गया। आज उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। 11 बजे ड्यूटी खत्म करके पहुंचा तो देवी मुंह लटकाए बैठी थीं। मैंने पूछा, आज उदास क्यों हो? उसने मानो सुना ही नहीं। बोली, आज जिसको बेंत लगे हैं वही हैं अरुण बाबू। हाँ, बड़ा बांका जवान है। मैंने डरते डरते कहा, मैं तो सदा से कहता हूं, लेकिन तुम मर्दों की अक्ल का क्या इतबार। मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, तुमने कहां देखा? जब बेंत लगाने लाए थे तब। फिर? साहब आए थे, इसलिए मैं सब औरतों के लिए परेड कराने को अपने वार्ड के बाहर जंगले में खड़ी थी। सामने ही टिकट्टी खड़ी थी, उसी ओर हम देख रहे थे। इसी वक्त वह लंगोट बांधे आया और अकड़कर टिकट्टी पर खड़ा हो गया। वह लड़की सुषमा उसको देखकर कांप गई। फिर मेरे पास आकर बोली, यह क्या हो रहा है? मैंने कहा, बेंत लगेंगे। वह बोली, बेंत? फिर सींखचों को पकड़कर खड़ी हो गई। उसका मुंह लाल हो आया, पर वह कुछ बोली नहीं। फिर उसने भी सुषमा को देखा, देखकर चौंका, मुस्कुराया, फिर एक तक देखता ही रहा। जितनी देर बेंत लगते रहे, दोनों हिले तक नहीं, वैसे ही एक दूसरे की ओर देखते रहे। फिर जब वे उसे उतार कर ले गए, तब वह घूमी और भैया कहकर धरती पर बैठ गई। फिर मैंने उसे हिलाया। तब मानो स्वप्न से जाग कर उठी, चुपचाप मेरे साथ अंदर चली आई। मैंने ढाढ़स देने को कहा, बहिन, ऐसा होता ही रहता है। उसने सिर झुकाए ही कहा, इस वक्त जाओ। मैं चली आई। मैं चुपचाप बैठ गया। इसके बाद 4-5 दिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं रोज रात को अपनी ड्यूटी पर जाता और पूरी करके चला आता। सुषमा का गाना रोज वहां सुनाई पड़ता था। भूला भूला रहता। मैं भी समझा लेती मन को, क्यों बिखराया फिर तूने आ गरीबिनी के धन को। मैं चुपचाप सुनता रहता था, और वह कैदी भी। उसके बाद वह कभी रोया नहीं। न मेरी ही हिम्मत पड़ी कि उससे बात करने जाऊं। पर 5वें दिन वह आई और बोली, दिखता है 2 रुपये में बहुत चिट्ठियां पहुंचानी पड़ेंगी, पर उस लड़की में कुछ अजब गुण हैं, न करते नहीं बनता। मैंने मन ही मन कहा, मुझ ही पर ऐंठती थी। प्रकट बोला, क्यों, कोई और चिट्ठी है क्या? हाँ, यह लो, कहकर उसने 5-6 लिखे हुए कागज मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने कहा, यह चिट्ठी नहीं, ये तो चिट्ठा है। वह कुछ नहीं बोली। मैंने चिट्ठी जेब में रख ली। कौतूहल बड़ी बुरी चीज है। जब से चिट्ठी मेरे हाथ में आई, मैं यही सोचता रहा, कब वह जाए और मैं इसे पढ़ूं। उसके सामने पढ़ते डर लगता था। अपनी मर्दानी शान भी तो रखनी थी। उस दिन मैंने उसे अरुण की चिट्ठी पढ़ने से टोका था, बाद में खुद पढ़ ली, सो दूसरी बात है। मना तो कर दिया था ना। आखिर वह अपनी ड्यूटी पर गई। मैं चिट्ठी लेकर पढ़ने बैठा। पढ़ते वक्त मुझे यह ख्याल न था कि मैं अरुण बाबू से धोखा कर रहा हूं। उनका काम तो इतना ही था कि चिट्ठी पहुंचा दूं, किसी गैर के हाथ में न पड़े। मैं कोई गैर थोड़े ही था। और फिर जब पढ़कर मैं उसे अपने मन में ही रखता था, किसी से कहता नहीं था। पढ़ने में क्या हर्ज था। खैर, मैंने बैठकर चिट्ठी तो पढ़ डाली। कुछ समझ आई, कुछ नहीं, पर मैंने एक अक्षर भी न छोड़ा। सोमवार। भैया, उस दिन तुम्हारा पत्र पाकर मुझे कितना विस्मय हुआ, सो मैं ही जानती हूं। शायद तुम्हें मेरे गाने की आवाज सुनकर भी इतना विस्मय न हुआ हो। मैं नहीं जानती थी कि तुम इसी जेल में हो, पर तुम तो शायद यह भी नहीं जानते थे कि मैं जीवित हूं या नहीं। तुम्हें बहुत कौतूहल होगा, इसलिए पहले शारदा की ही कहानी कहूंगी। अपनी कहानी के लिए फिर भी बहुत समय मिलेगा। उस दिन जब तुम और शारदा नाव में बैठकर झील के किनारे की गुफा में सामान इत्यादि छिपाने के लिए घुसे थे, समुद्र में ज्वार आने से झील का पानी चढ़ गया था, गुफा भर गई थी। उसके बाद नाव उलट गई और तुम बाहर आए तो देखा शारदा का कोई पता नहीं है। वह सब मैं यहां बैठ स्मृति पटल पर देख सकती हूं। उसे दुहारने में कोई लाभ नहीं, पर शारदा डूबी नहीं थी। उसी टूटी नाव के एक तख्ते पर बहती हुई वहां से 10-12 मील दूर किनारे लगी। 2 दिन एक मछुए के झोंपड़े में रही। तीसरे दिन वहां से चलकर रात को अपने घर पहुंची।
अभी घर के बाहर ही थी कि उसने घर से बहुत से व्यक्तियों के रोने की आवाज सुनी। एकाएक किसी भयंकर आशंका से कांप गई। कहीं अरुण का भी स्वर सुना और शांत होकर सोचने लगी, क्या यह रोना मेरे ही लिए तो नहीं है? कैसी विचित्र दशा थी वह। शारदा जीती जागती बाहर खड़ी और अंदर लोग उसकी मृत्यु पर रो रहे थे। तुम जानते ही हो शारदा कैसी विचित्र लड़की थी। इस दशा में उसने जो निर्णय किया उसमें शारदा का व्यक्तित्व साफ झलकता है। उसने सोचा, जो काम आज कर रही हूं उसमें किसी न किसी दिन घर छोड़ना पड़ेगा, शायद जेल जाना पड़े, शायद मृत्यु का भी सामना करना पड़े। इन सब के लिए वह कितना दुखमय दिन होगा। इससे तो कहीं अच्छा है आज ही मैं गुम हो जाऊं। ये तो मुझे मृत समझते ही हैं। अब मेरा व्यक्तित्व कुछ नहीं रहेगा। शारदा का भूत ही सब काम करेगा। लोग पकड़ेंगे तो किसे, वारंट निकालेंगे तो किसके नाम? वहां खड़ी शारदा ऐसी ऐसी बहुत सी बातें सोचती रही। एक बार उसकी इच्छा हुई भीतर जाकर अरुण से मिलूं, उसे सारी कथा समझा दूं। पर फिर और लोग भी देख लेते और शायद अरुण भी उसकी बात न मानता। फिर जैसा कि उसकी आदत है, उसने एकाएक निर्णय कर लिया। मुख मोड़कर वहीं से लौट गई। शायद उसकी आंख में आंसू भी थे, मुझे याद नहीं है। अब उसे एक और चिंता हुई। वह जिस क्षेत्र में काम करती थी उसमें तो सब अरुण के परिचित थे। वहां काम करना और अरुण से छिपना असंभव था। क्षण भर के लिए शारदा असमंजस में पड़ गई। फिर उसने कहा, काम में हाथ डालकर छोड़ना शारदा का नियम नहीं है। अब जैसे हो निभाना पड़ेगा। इसी दृढ़ निश्चय से वह कलकत्ते गई। वहां उसने एक छोटी सी समिति स्थापित की और काम करने लगी। वह जो मोटर में से एक स्त्री और 2 युवकों ने गोली चलाकर 3-4 पुलिस वालों को घायल किया था, उसकी नेत्री शारदा ही थी। उसके बाद जो कलकत्ते के पास ही एक बम दुर्घटना हुई थी, उसमें भी शारदा बाल बाल बच निकली थी। फिर पटने में जो रात में बम गिरा था, वह भी उसी का काम था। पर उसके बाद न जाने कैसे पुलिस को उसका पता लग गया। उसके वारंट निकल गए 2-3 विभिन्न नामों से। तब उसको मालूम हुआ कि उससे निर्णय करने के समय एक छोटी सी भूल हो गई थी। नाम का भूत होने पर भी उसका शरीर स्थूल था और उसके काम भूत के नहीं, मानवों के थे। उसके बाद वह एकदम लापता हो गई। किसी ने उसका नाम नहीं सुना, न उसका काम ही। बस यहीं तक है शारदा की कहानी। अब अपनी कहानी कहूं। तुम्हारे क्षेत्र में मैं बहुत देर तक काम करती रही। तुम्हारे पकड़े जाने से काम अस्त व्यस्त हो गया था, इसलिए हमारा काम प्रायः संगठन का ही था। गांव में छोटी छोटी समितियां बनाकर उनके मुखियाओं को दीक्षा देना, स्कूलों में छोटे छोटे क्लब और यूनियन बनाकर उन्हें किताबें पढ़ाना, बाहर सैन करने ले जाकर संगठन इत्यादि के सिद्धांत समझाने, शहर के मोहल्लों में वॉलंटियर दल स्थापित करके उन्हें चुपचाप फौजी शिक्षा देना, मोटर और टैक्सी ड्राइवरों की यूनियनें बनाकर उन्हें उनका महत्व समझाना, यही हमारा विशेष काम था। मैं स्वयं तो खुल्लम खुल्ला कर नहीं सकती थी, लेकिन देवदत्त, जयंत, विश्वनाथ और उनके साथी बड़े उत्साह से मेरी सहायता करते रहे। मैंने जो नाम लिखे हैं उनसे किनका आशय है तुम समझ ही जाओगे। जो मैं उन्हें बताती वे उससे भी बढ़कर ही काम करते थे। जब हमारा संगठन पर्याप्त हो गया तब हमने कुछ और अस्त्र मंगाने का विचार किया। इसके लिए धन की आवश्यकता थी और वही प्राप्त करने के लिए मैं यहां आई थी। पर यहां दुर्भाग्य से तुम्हारे चचा, किनसे अभिप्राय है समझ लेना, ने मुझे देखा और न जाने उन्हें क्या संदेश हो गया। मैं बहुत भागी, पर जाती कहां। स्टेशन के पास ही पुलिस से सामना हो गया। मेरे पास 2 रिवॉल्वर थे और 36 गोलियां। मैंने सोचा आज पुराने अरमान निकाल लूं। 2-2 बार मैंने रिवॉल्वर खाली किए, तीसरी बार भरने का समय ही नहीं मिला। पर मुझे दुख नहीं है, मेरे वार खाली नहीं गए। मेरा क्या निर्णय होगा यह मैं जानती हूं। झूठी आशाओं से मैं अपने को बेवकूफ बनाना नहीं चाहती। तुम भी मेरे विषय में कोई आशा मत बनाए रखना, इससे कोई लाभ नहीं होता। उल के निराश होने पर व्यथा अधिक होती है। बुधवार। यहां तक पत्र लिखकर मैं बहुत देर सोचती रही। कैसे कैसे विचित्र विचार मन में आते हैं। भैया, क्या यही अच्छा होता अगर मैं किसी और स्थान में पकड़ी जाती और वहीं मेरा निर्णय हो जाता?
कोई जान भी न पाता कौन थी, कहां से आई थी। और शारदा, वह भी वहीं झील में डूबी रहती, उसे निकलकर फिर लुप्त होना पड़ता। हम दोनों ही इस वर्तमान अतीत में छिपी रहती। इस प्रकार दोबारा जीकर तुम्हारे आगे न मरना पड़ता। कैसी सुखद, कैसी शांतिप्रद मृत्यु होती वह। यहां आकर भी संभव था कि मैं चुपचाप अपना दंड भुगत लेती, किंतु इस प्रकार इसी जेल में तुम्हारे होते हुए बिना परिचय दिए मैं मर जाऊं, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। परिचय के बाद दंड पाने पर तुम्हें कितना दुख होगा, इसका कुछ अनुमान कर सकती हूं। और शायद हम अब फिर मिल भी नहीं सकेंगे। उस दिन भी एक विचित्र संयोग से ही जिस अवस्था में मैंने तुम्हें देखा था, उसे सौभाग्य कहना, सौभाग्य का उपहास करना है। मैं तुम्हें देख पाई थी। अब सुषमा अंधकार में लुप्त जो जाएगी और अरुण देख भी न पाएगा। यह सब होते हुए भी मेरा मन कहता है कि तुम्हें मेरे परिचय देने के बाद मरने में जो दुख होगा, वह इनकी अपेक्षा कहीं शांतिकर होगा कि मेरी मृत्यु के बाद तुम यह जान पाओ कि मैं इसी जेल में रहकर, दंड पाकर, मरकर भी अपने को तुमसे छिपाती रही। भैया, मेरे सामने ही तुमने ममता और भावुकता को पीस डाला था और उनकी राख पर खड़े होकर एक महान व्रत धारण किया था। अब तुम में दृढ़ता है, धैर्य है, शांति है। तुम इस कहानी को सुनकर दुखित होोगे, पर विचलित नहीं। इसी विश्वास में मैंने पत्र लिखा है। अगर मुझे यह विश्वास न होता तो शायद मैं तुम्हारे पत्र का पहला उत्तर भी न देती। पर माता पिता में यह धैर्य कहाँ, यह दृढ़ता कहाँ? हमारे दुखों को देखकर उनकी ममता तो बढ़ती ही रहती है। उनके लिए शारदा को डूबी ही रह देना, उसे जिलाकर फिर उनकी आंखों के आगे बुझाना मत। और सुषमा, सुषमा तो छाया थी, उसके लिए माता पिता कहाँ? उसके लिए महत्व का भाव किसके हृदय में होगा? वह छाया थी, छाया की तरह किसी दिन छिप जाएगी। उसे कौन रोएगा? अरुण। बस सितार की टूटी हुई तार की तरह चिट्ठी यहां एकदम खत्म हो गई। चिट्ठी पढ़ने से पहले मुझे जितना कौतूहल था, पढ़कर उससे कहीं बढ़ गया। ये शारदा कौन है और सुषमा कौन? सुषमा छाया है, इसका क्या मतलब? मैं बैठा बैठा इसी उलझन को सुलझाने में लगा था। इसी बीच में मुझे ख्याल आया, इस चिट्ठी में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, बड़े पते की। अगर मेरे मन में जो ख्याल आया, उससे मेरे तन में बिजली ही दौड़ गई। अगर मैं यह चिट्ठी पुलिस को दे दूं, कितना इनाम। फिर एकाएक उस कैदी का मुंह मेरे सामने आ गया और उस लड़की का गाना मेरे कानों में गूंजने लगा। आज लगा जब मेरा अंतर उसी व्यथा से जलने, तब तू आया उसी राख को पैरों तले कुचलने। मैं बैठा हुआ था, खड़ा हो गया। खड़े होकर मैंने जोर से कहा, कमीने। पर जो शर्म का समुद्र एकाएक उमड़ आया था, वह उतरा नहीं। मैंने फिर कहा, कमीने, दगाबाज। तब मन को कुछ शांति हुई। मैं ड्यूटी पर तो चला गया, पर उस कैदी के सामने नहीं हुआ। मुझे अभी तक शर्म आ रही थी कि मैंने कमीनी बात सोची थी। वह चिट्ठी मेरी जेब में ही पड़ी रही। पर जब रात को ड्यूटी पर गया, तब मैंने देखा वह रोज की तरह दरवाजे पर सीखचे पकड़े बैठा है। मैंने धीरे से कहा, अरुण बाबू, यह लो। उसने चुपचाप चिट्ठी लेकर दूर की बिजली की धीमी रोशनी में धीरे धीरे पढ़ी, फिर बिस्तर में रख ली। थोड़ी देर में चुपचाप खड़ा रहा। फिर न जाने कैसे एकाएक पूछ बैठा, बाबू, शारदा कौन है? पूछकर मैं सहमसा गया। उसने मेरी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, मानो अपने आप से बातें कर रहा हो, तुमने मेरी चिट्ठी पढ़ ली? मैंने कुछ नहीं कहा। कहता क्या? उसने आप ही फिर कहा, खैर, अब छिपाने में क्या रखा है? शारदा मेरी बहन है। मैंने डरते डरते पूछा, तो यह सुषमा? उसने बड़ी अजीब निगाह से मेरी ओर देखा। मुझे मालूम हुआ मानो मेरा अंदर बाहर सब एक ही नजर में देख गया। फिर उसने बहुत ही धीरे से कहा, शारदा और सुषमा एक ही के दो नाम हैं। पहले मैं इस बात का पूरा मतलब ही नहीं समझा। फिर धीरे धीरे जब समझ में आने लगा, तब मैंने कहा, अन्य, और उठकर बाहर चला गया। आते आते जो आवाज आई, उससे मैंने जान लिया कि वह चिट्ठी फाड़ फाड़ कर खा रहा है। बाहर वह गा रही थी, तुझे खोजती कहां कहां पर भटकी मारी मारी, पर निष्ठुर तू पास न आया, मैं रो रो कर हारी।
मेरी ड्यूटी वहां से बदलकर 1 महीने के लिए ड्योढ़ी में लग गई। यहां से जनाना वार्ड बिल्कुल पास था। सुषमा का गाना कितना साफ सुन पड़ता था। कभी कभी जेल के क्लर्क भी शाम को आकर बैठ जाते और वह गाना सुनकर चुपके से चले जाते थे। एक दिन मैंने उसको देखा भी, और अब भूलूंगा नहीं ऐसा सूरत थी वह। शाम हो रही थी। मैं बैठा सोच रहा था कब शाम हो और मुझे छुट्टी मिले। इसी वक्त किसी ने कहा, फाटक खोलो। मैंने खोल दिया। 8-10 पुलिस के सिपाही एक लड़की को लेकर अंदर चले आए। मुझे किसी ने कहा नहीं, पर मैं देखते ही जान गया कि यही सुषमा है। उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी थी, पर कितनी शान से चलती थी वह। बाल खुले हुए थे, तन पर चौड़ी लाल किनारी वाली सफेद धोती थी, बड़ी बड़ी आंखें थीं। एक बार उसने मेरी ओर देखा, ऐसे देखा मानो मैं उसके आगे होऊं ही ना, सिर्फ खाली हवा ही हो। फिर भी मुझे मालूम हुआ कैसे उसने मेरी सब करतूतों, नई पुराना, अच्छी बुरी, सभी को खुली किताब की तरह पढ़ लिया हो। मुंह पर उसके हल्की सी हंसी थी, ऐसी मानो कई सालों से वहां उसी तरह जमी हुई हो। वे उसे अंदर डिप्टी के दफ्तर में ले गए। मैं भी दबकर पीछे खड़ा हो गया। डिप्टी ने वारंट देखकर कहा, हैं? फिर कुछ रुक कर पूछा, अपील करोगी? उसने हंसकर कहा, नहीं। डिप्टी ने दया से उसकी ओर देखा, फिर कहा, ले जाओ। सिपाही चले गए। थोड़ी दूर बाद मैट्रन के आने पर मैंने मुंह फेर लिया। मैट्रन ने उससे पूछा, क्यों सुषमा, क्या हुआ? कुछ नहीं, फांसी की सजा दी गई है। हैं? मैंने चुपचाप अंदर का दरवाजा खोल दिया। वे दोनों अंदर चली गईं। मैंने देखा मैट्रन की आंखों में भी आंसू हैं। उस दिन सुषमा का गाना नहीं सुन पड़ा। उसके दूसरे दिन भी नहीं, तो तीसरे दिन उसने नया गाना गाया। गाना क्या था? एक चिंगारी थी, एक जलता हुआ संदेश था। न जाने किसको। दीप बुझेगा, पर दीपन की स्मृति को कहां बुझाओगे? तारें वीणा की टूटेंगी लय को कहां दबाओगे? फूल कुचल दोगे तो भी सौरभ को कहां छिपाओगे? मैं तो चली अब, तुम पर क्यों कर मुझे भुलाओगे? तारागण के कंपन में तुम मेरे आंसू देखोगे, सलिला की कलकल ध्वनि में तुम मेरा रोना लेखोगे। पुष्पों में, परिमल समीर में व्याप्त मुझी को पाओगे। मैं तो चली पर प्रियवर, क्यों कर मुझे भुलाओगे? इसके बाद वह रोज यही गाना गाने लगी। अपील की मियाद के 7 दिन पूरे हो गए, उसने अपील नहीं की। फिर एक दिन सुना, मजिस्ट्रेट आकर तारीख दे गए हैं, 14 दिन बाद फांसी हो जाएगी। मेरी डैटी ड्योढ़ी पर थी, मैं अंदर नहीं जा पाता था। मैट्रन जाती थी, पर सुषमा कोठी बंद थी, वहां वह भी नहीं जा पाती थी। कई बार जी में होता था जाकर अरुण को या उसे देख आऊं, पर ड्योढ़ी की ड्यूटी का 1 हफ्ता भर बाकी था। मैं जलता, छटपटाता, मन मसोस कर रह जाता। आखिर मेरी बदली हो ही गई। मैं धीरे धीरे टहलने लगा। उसने मुझे देख लिया और पुकारा, मंगतू। मैं चुपचाप उसके पास चला आया। उसने पूछा, कहो, कैसा हाल है? उसने फिर पूछा, उदास क्यों हो? मैंने जवाब नहीं दिया। उस सुषमा की भी कोई खबर है? मैंने फिर कुछ नहीं कहा। नहीं, कहता तो कैसे और बताता तो क्या? सिर्फ एक बार उसकी ओर देख दिया। वह मेरे मन की बात समझ गया। बोला, उसे जो सजा हो गई है सो मुझे पता है। मैं उसके गाने से समझ गया था। कोई और खबर है? मैंने धीरे धीरे कहा, हां, उसने अपील नहीं की, तारीख लग गई है। कब? अगले मंगल को। बस 6 दिन? हां। इसके बाद वह बहुत देर चुपचाप रहा, कुछ सोचता रहा। फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, साहब कब आएगा? सवाल पर मुझे कुछ अचरज सा हुआ। मैंने कहा, सोमवार को। क्यों? यूं ही। हां, एक चिट्ठी पहुंचाओगे? वह कोठी बंद है, काम मुश्किल है, पर देखो शायद दांव लग जाए। उसने एक छोटी सी चिट्ठी दे दी। मैंने उसे जेब में डालते डालते मन में कहा, इसको नहीं पढ़ूंगा। मैं यह सोचता सोचता घर पहुंचा कि कैसे कोठरी तक पहुंच पाऊंगा। वहां जाकर देखा चूल्हा नहीं जला है। देवी गुस्से में भरी बैठी है।
मैंने वर्दी उतारकर टांगते हुए पूछा, क्या बात है? मैंने डरते डरते कहा, अभी उस दिन तो 2 रुपए दिए थे, वे क्या हुए? ऐसी जगह सीधी बात का सीधा जवाब नहीं मिलता। वह और भी तेज होकर बोली, तुम तो चाहते हो मैं डायन बनकर रहूं, हाथ में एक एक चूड़ी भी न हो। उस दिन 8 आने की चूड़ियां ले ली, उसका भी हिसाब देना होगा कि क्या हुई। वैसे ही क्यों नहीं कहते डूब मरूं। जी में आया, कह दूं जा डूब मर, पर जी की बात जी में रख लेना मर्दों का काम ही है। मैं कुछ नहीं बोला, पर इससे वह शांत नहीं हुई। बोली, टुकुर टुकुर देखते क्या हो, कुछ खाने की सलाह है कि नहीं? मैंने कहा, मेरी जेब में शायद 1.5 पैसा है, चाहो तो ले लो। वह आंखों छोटी करके मेरी ओर देखने लगी, फिर बोली, अरुण बाबू ने जो 2 रुपये दिए थे वे क्या हुए? अब मैं समझा मामला क्या है, पर एकाएक कोई बहाना न सूझा। फिर मैंने हिचकिचाकर कहा, हेड वार्डर ने उधार मांगे थे, मैं इनकार नहीं कर सका। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, पर साफ मालूम होता था कि उसे विश्वास नहीं हुआ। खैर, मैं पानी का लोटा लेकर बाहर मुंह हाथ धोने लगा। वापस आकर देखा मेरे कोट की तलाशी हो चुकी है और वह हाथ में एक कागज का टुकड़ा लिए खड़ी है। मैं उस पर कम ही गुस्सा करता हूं, पर इतनी बेइतबारी मैं नहीं सह सका। मैंने पूछा, ये क्या कर रही हो तुम? औरत की जात अजीब होती है, गलती अपनी और गुस्सा दूसरों पर। बोली, क्यों जी, यह क्या है? मैंने कागज उसके हाथ से छीनकर पढ़ा। वह चिट्ठी थी। सुषमा, 2 दिन के मौन के बाद जब मैंने तुम्हें गाते सुना, तभी मैंने जान लिया था कि निर्णय हो गया है। आज पक्का पता मिल गया। जिस अवस्था में तुम हो, उसमें मैं तुम्हें क्या लिखूं, क्या सांत्वना दूं? हां, एक बार तुम्हें देखने का प्रयत्न करूंगा, शायद सफल हो। याद आता है, बहुत दिन हुए, एक बार तुमसे होड़ की थी कि किसका काम पहले समाप्त होगा। उस समय मुझे पूरी आशा थी कि मेरी जीत होगी। आज मैं सोच रहा हूं, कौन जीतेगा? अरुण। पढ़ तो मैं गया, फिर मुझे शर्म आई और उस पर गुस्सा, पर मैं चिट्ठी लेकर बाहर चला गया। वह न जाने क्या बड़बड़ाती रही। शाम को मैं भूखा ही ड्यूटी से कुछ पहले अंदर चला गया। अब भी लैंप नहीं जले थे, पर सूरज डूब गया था। मैंने कोठियों के 2 चक्कर लगाए, फिर जल्दी से उसकी कोठरी पर जाकर कागज दे दिया। उसने लेते ही कहा, जवाब ले जाना। मैंने कहा, लिखो, और हट गया। कोठियों के फिर 3-4 चक्कर लगाए और आ गया। उसने एक कागज मेरे हाथ में दिया और बोली, जबानी भी कह देना, होड़ के 2 दिन बाकी हैं। मैंने कहा, अच्छा, नमस्कार। उसने कुछ अचरज से पर हंसकर जवाब दिया, नमस्कार। मैं लपक कर अपनी ड्यूटी पर चला, पर काम नहीं बना। कोठियों के वार्डर ने पूछा, कौन है? मैं घबरा गया। वह चिट्ठी मेरे हाथ में थी। मैंने जल्दी से मुंह में डाल ली। उसने फिर पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं हूं मंगत राम बार्डर, यूं ही जरा घूमने आ गया था, अब ड्यूटी पर जा रहा हूं। अच्छा, मैं समझा कोई कैदी है। मैंने ड्यूटी पर पहुंचकर ही सांस लिया। मैं वहीं बैठा रहा। जब खूब रात हो गई तब अरुण बाबू ने बुलाया। मंगतू। मैं अंदर चला गया। उसने पूछा, कहो, क्या हुआ? मैंने कहा, पहुंचा तो आया? उसने खुश होकर कहा, अच्छा। मैं वहीं खड़ा रहा, गया नहीं। उसने पूछा, कुछ और बात है क्या? मैंने कहा, हां। क्या? जो जवाब लाया था। जवाब भी ले आए क्या? सुनो तो, जो जवाब लाया था वह, उसका क्या हुआ? जब मैं आने लगा तब वार्डन ने देखकर शोर मचा दिया। फिर मैं वहां कागज खा गया। वह एक फीकी सी हंसी हंसा, फिर बोली, मैं तुम्हें कितनी बार खतरे में डाल चुका हूं, मंगतू। मैंने कहा, वह कोई बात नहीं है अरुण बाबू। हां, एक जबानी संदेशा है। क्या? कहने को कहा था कि अभी होड़ के 2 दिन बाकी हैं। अच्छा, जाओ। सोमवार को साहब आए तो उनकी और अरुण बाबू की बहुत देर तक अंग्रेजी में बातें हुई। मैं समझा तो कुछ नहीं। हां, मालूम होता था कि अरुण बाबू कुछ समझा रहा है, और साहब पहले तो आनाकानी करता रहा, फिर अचंभे में आया।
फिर बोला ऑल राइट और डिप्टी को अंग्रेजी में कुछ समझाकर चला गया। जब वे चले गए तो मैंने पूछा क्या बात हुई। वह बोला फांसी देखने की इजाजत मिल गई। रात को कुछ बादल घिर आए, बरसाती नहीं, वैसे ही छोटे छोटे सफेद टुकड़े। मैं घर में गया और चुपचाप चारपाई पर लेट गया। देवी का कोप अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे इस तरह मुख लेटा देख शायद वह कुछ पिघली, पर रुखाई से बोली क्या है। मैंने जवाब दिया कल सुषमा को। आगे नहीं बोल सका। वह चौंक कर बोली हैं, फिर मेरे पास आकर बैठ गई। बहुत देर तक हम चुप बैठ रहे। मैंने देखा वह चुपचाप रो रही थी। शायद मेरे भी आंसू आ गए थे। मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे तो मैं वर्दी पहनकर अंदर चला गया। थोड़ी देर में साहब, मजिस्ट्रेट, डिप्टी, चीफ वार्डर वगैरह आ गए और चुपचाप कोठियों की ओर चले। मैं भी पीछे पीछे चला। उसकी कोठी पर पहुंचे तो वह उठकर बैठी हुई धीरे धीरे कुछ गा रही थी। साहब ने पूछा कुछ वसीयतनामा लिखाओगी। वह जोर से हंसी और बोली मेरे पास 2 रिवॉल्वर ही थे, वे सरकार ने जब्त कर लिए, अब वसीयत के लिए कुछ नहीं है। कोठी खुली, वह बाहर चली आई। चीफ वार्डन ने उसके हाथ पीठ के पीछे बांध दिए। वह बराबर हंसती जा रही थी। डिप्टी ने इशारे से मुझे बुलाया, बोला उस पॉलिटिकल को ले आओ, हथकड़ी लगा करके लाना, समझे। मैंने सलाम किया और चाबी और हथकड़ी लेकर उधर चल पड़ा। दूर से मुझे फिर उसके गाने की आवाज आई, दीप बुझेगा पर दीपन की स्मृति को कहां बुझाओगे। मैंने अपनी जगह पहुंचकर कहा अरुण बाबू जल्दी चलो। वह दरवाजे के आगे खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर आ गया। मैंने कहा बाबू हथकड़ी लगाने का हुक्म हुआ है। उसने चुपचाप दोनों हाथ बढ़ा दिए। हम जल्दी जल्दी फांसी घर की ओर चले। वहां पहुंचकर देखा सब लोग एक कोने में खड़े हैं और सुषमा तख्ते पर खड़ी है। हम भी एक कोने में खड़े हो गए। सुषमा ने अरुण को देखा। उसके मुंह पर से जरा सी देर के लिए मुस्कुराहट चली गई। बिजली की तरह दोनों की आंखों ने कुछ कहा। फिर सुषमा पहले की तरह मुस्कुराहट धीरे धीरे गुनगुनाने लगी, दीप बुझेगा पर दीपन की स्मृति को कहां बुझाओगे। अरुण का शरीर तन गया। उसने मुट्ठियां बड़ी जोर से बंद कर लीं। फिर न बोला न हिला पत्थर की तरह खड़ा रहा। जल्लाद सुषमा के मुंह पर टोपा पहनने लगा। वह बोली यह क्या है, मैं मुंह छिपाकर मरने नहीं आई हूं। जल्लाद साहब की ओर देखने लगा। साहब ने इशारे से कहा मत लगाओ। जल्लाद ने रस्सी उठाकर गले में लगा दी और अलग हटकर खड़ा हो गया। सुषमा ने अरुण की ओर देखकर मुंह खोला, मानो कुछ कहने को हो, फिर रुक गई और मुस्कुरा दी। जल्लाद ने साहब की ओर देखा। साहब ने धीरे से एक उंगली उठाकर फिर नीचे झुका दी। तख्ता हट गया, रस्सी तन गई। साहब वगैरह जल्दी से वहां से हट गए, मानो शर्म से भाग गए हों। अरुण घुटने टेक कर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं। मैं चुपचाप हथकड़ी पकड़े खड़ा रहा। 8-10 मिनट बाद वह उठा और सीढ़ियां उतरकर गड्ढे के अंदर चला गया। जल्लाद ने सुषमा का शरीर उतारकर नीचे लिटा दिया था। हाथ खोल दिए थे। उनके अंग नीले होने लगे थे, पर अभी अकड़े नहीं थे। अरुण झुककर बहुत देर तक उसके मुंह की ओर देखता रहा। फिर बहुत धीमी कांपती आवाज में बोला शारदा तुम्हारी जीत हुई। इसी वक्त डॉक्टर आया। अरुण को देखकर कुछ झेंप सा गया। फिर चुपके से सुषमा की नब्ज देखने लगा। सिर हिलाकर बोला इनको दफ्तर में ले जाओ, पब्लिक लेने आई है। यह कहकर चला गया। अरुण भी मानो सपने में ही खड़ा हो गया। बोला शारदा तुम तो डूब गई थीं, अब तुम्हारी छाया ही को लेने आई है पब्लिक। उसने हाथ उठाकर एक अंगड़ाई सी ली, फिर मानो सपने से जाग पड़ा। उसका चेहरा देखते देखते बदल गया। आंखें बुझ सी गईं। भर्राई हुई आवाज में वह बोला पब्लिक। फिर एक बड़ी डरावनी हंसी हंसा और बोला चलो। मैंने ले जाकर उसे कोठरी में बंद कर दिया। इसके बाद मुझे उससे बोलने में कुछ डरा सा लगने लगा। मैं अपनी जगह बैठकर ड्यूटी देता और चला जाता।
एक हफ्ते बाद एक दिन सवेरे ही चीफ वार्डर आया और उससे बोला, डिप्टी साहब का हुक्म है कि आपको कारखाने में काम पर जाना होगा। काम पर जाए डिप्टी, और भाड़ में जाओ तुम, मैं कोई काम वाम नहीं करूंगा। चीफ वार्डर चला गया। थोड़ी देर में डिप्टी आया और दरवाजा खुलवाकर अंदर गया। बोला, काम पर क्यों नहीं जाते? मेरी मर्जी, मैं कुल्ली नहीं हूं। तुम कैदी हो कैदी, कोई बड़े लाट नहीं हो, उस दिन के बेंत भूल गए? नहीं, अच्छी तरह याद हैं, आपको भी बहुत दिन नहीं भूलेंगे। मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। क्या कर लेंगे? बेंत लगवाएंगे, वह मैं खा चुका हूं। बेड़ियां लगवाएंगे, वे भी 6 महीने पहनी हैं। फांसी दे लीजिएगा, वह मैं देख आया हूं, उसमें बड़ा मजा है, बड़ा। डिप्टी ने उसका टिकट उठाया और उस पर कुछ लिख चला गया। मैंने ताला बंद करते हुए, अरुण बाबू, यह क्या है? उसने हंसकर कहा, कुछ नहीं, माफी बंद, और जब तक काम न करूं कोठी बंद। उस दिन से वह कोठरी से बाहर नहीं निकला। कभी कभी जब मैं उसे समझाता तो वह हंसकर कहता, मंगतू, अब तो यहीं कटेगी, काम करने की तो मैंने कसम खा ली। अब मैं उससे कुछ कुछ डरने लगा हूं। जिस अरुण को मैं पहले जानता था, उसमें और इसमें कितना फर्क है। मैं उसकी कोठरी से कुछ दूर ही बैठता हूं और ड्यूटी पूरी करके चला जाता हूं। कभी कभी उसे देख भर लेता हूं, कभी कभी गाता है। जब मैं उसे उस कोठरी के अंधेरे में बैठे धीरे धीरे गाते सुनता हूं, भूला भूला रहता, मैं भी समझा लेती मन को, क्यों बिखराया फिर तूने आ गरीबनी के धन को। तब मेरे दिल में एक धक्का लगता है। मैं सोचने लग जाता हूं, कितनी कमीनी ये नौकरी है जिसमें मैं फंसा हूं, और कैसे अजीब आदमी है ये पॉलिटिकल कैदी। पर सबसे तरसाने वाली उसकी शक्ल होती है जब बड़े सवेरे पौ फटने के वक्त वह आकर अपनी कोठरी के दरवाजे के सीखचे पकड़कर बैठ जाता है और भूरे आकाश में फटे हुए दूध की तरह छोटे छोटे सफेद बादल के टुकड़ों की ओर देखता हुआ गाने लगता है, आसन तलेर माटिर पड़ी लूटिए रोबो, तोमार चरण धूलस्य धूल धूसर होबो। उस वक्त उसकी आवाज में ऐसी दबी हुई सी आग होती है कि मेरा कलेजा दहक उठता है। मैं वहां से उठकर दूर जा बैठता हूं कि वह आवाज मेरे कानों तक न पहुंचे। पर उसके शब्दों से, उन गानों से, उस डरावनी हंसी से, उस टिकटी से, उस फांसी के नजारे से और उस अजीब औरत की हंसती आंखों से हटकर जाने को जगह नहीं है। शारदा की छाया को तो पब्लिक ने फूंक दिया, पर यह सुषमा की छाया जो हर वक्त मेरे पास रहती है, इससे छुटकारा कहां है? आप सुन रहे थे अज्ञेय की लिखी कहानी छाया।